नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग मॉक टेस्ट 14 को सॉल्व करेंगे और इस मॉक टेस्ट में हम लोग लगभग 30 प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप विशेषता जानते ही होंगे कि इसमें हम लोग आसुमेलित को पहचानने वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें एक से अधिक फैक्ट्स के बारे में आपकी जानकारी होने पर ही इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना आसान होता है। तो आजकल परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उसी कठिन प्रश्नों के अभ्यास हेतु इस श्रृंखला को हम लोग निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो आप जो है इसको ज़रूर देखें और इसके पहले के वीडियोस को भी लगातार फॉलो करते रहें। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है। तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला सवाल है आज का, तद्भव तत्सम के युग में से असुमेलित को हमको पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तद्भव पहले लिखा होना चाहिए युग में और तत्सम उसके बाद आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सुमिरन, सुमिरन का जो है तत्सम शब्द यहाँ पर दिया हुआ है स्मरण। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार सुनार का तत्सम दिया हुआ है स्वर्णकार, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो इसको याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है आपका अगला ऑप्शन है सुन। सुन का यहाँ पर सृण दिया है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये भी तत्सम शब्द यहाँ पर ठीक है। सुथरा का साफ दिया है, जो कि अपने आप में गलत है। सुथरा का क्या होना चाहिए तत्सम शब्द? अगर आपने पढ़ा होगा तो सुथरा का जो तत्सम शब्द होता है वो सुस्थिर होता है। ये इसका जो है सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम के ही युग में से हमको देखना है कि कौन सा असुमेलित है, यानी कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। लेई का यहाँ पर तत्सम शब्द दिया है गोंद, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये सुमेलित नहीं है। लेई का तत्सम शब्द क्या होता है? लेई का तत्सम शब्द होता है लेपिका, जो आपको पता होना चाहिए था। तो हमको सही उत्तर तो जानकारी मिल गई। अब हमको देखना है कि बाकी जो युग्म थे उनके तद्भव तत्सम क्या हैं, उनको हमको तैयार करना है। लूटना का जो तत्सम शब्द है वो लुट है। लूक का उल्का हो गया और लीरार या लीलाड़ दोनों ही मिलते हैं, ये तद्भव शब्द हैं। ये दोनों का ही जो तत्सम शब्द होता है वो ललाट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कई किताबों में लीरार और लीलाड़ अलग अलग जो है दिया होता है, तो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, दोनों ही तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न तद्भव तत्सम का ही है, इसमें भी हमको असुमेलित युग्म को ही ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। मच्छर या मसा हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, तद्भव शब्दावली में आता है, इसको हम मशक कहते हैं संस्कृत में, या यूं कह लीजिए तत्सम शब्दावली में। तो बिल्कुल ठीक है,
इसमें कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार मक्खी को हम मक्षिका कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। मग का जो है तत्सम रूप क्या होता है, मार्ग होता है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर मगर का मगहर दिया है जो कि गलत है। मगर का क्या होना चाहिए, मकर होना चाहिए। मकर, जो मगर, कौन सा ये मगर है, मगर मच्छ वाला मगर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम के असुमेलित युग्म को इसमें भी हमको पहचानना है। तो नारियल का नारिकेल बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। नाघना का तत्सम रूप लंघन होता है, ये भी ठीक है। और नाथ का तत्सम शब्द क्या होता है, नस्ता होता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब जो है बचा हमारा, जो हमारा प्रश्न का उत्तर भी है, नाती का यहाँ नात्री दिया है जो कि गलत है। नाती, नाती का जो है या तो नृप्ति मिलने को, पढ़ने को मिलेगा, या नृप्ति, इस प्रकार जो है दोनों में से कोई एक आपको जो है मिलेगा, दोनों ही सही होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी तद्भव तत्सम का ही है, जिसमें हमको असुमेलित को ही पहचानना है। तो परकोटा, परकोटा का तत्सम शब्द दिया है परिकूट, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर का तत्सम शब्द दिया गया है ऊपरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और पपड़ी, पपड़ी का दिया गया है परपटी, जैसे आपने पढ़ा होगा भू परपटी, तो पपड़ी का जो है परपटी हो गया। ये तीनों ही युग्म सही है, यानी चौथा डी ऑप्शन ही आपका सही उत्तर होना चाहिए। अब इसमें गलती क्या है, पन्ना, पन्ना का यहाँ पर पत्र दिया गया है तत्सम रूप, जो कि गलत है। पन्ना का क्या होना चाहिए, पन्ना का तत्सम रूप पर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो विशेष विशेषण से संबंधित है। अब इसमें हमको असुमेलित युग्म को पहचानना है। आभूषण एक विशेष शब्द है, यानी एक संज्ञा शब्द है, और इसका विशेषण दिया गया है आभूषित, बिल्कुल ठीक है। आराधना का आराध्य, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, यानी आराधना किए जाने योग्य, क्या हो गया, ये विशेषण शब्द है, बिल्कुल ठीक है। आरंभ का विशेषण हो गया आरंभिक, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आयु का यहाँ पर आयुष्वी दिया है जो कि गलत है। आयु का क्या होना चाहिए, आयु का सही विशेषण शब्द हो आयुष्मान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष विशेषण युग्म को हमको देखना है। तो पहला देखते हैं केसर, केसर का विशेषण शब्द केसरिया, जैसे कहेंगे ना कि वह केसरिया रंग का है, तो केसरिया क्या है, एक रंग का विशेषण के रूप में आप विशेषता बता रहा है। इसी तरह से कैवल्य, कैवल्य का जो है विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, केवल, बिल्कुल ठीक है। कौटिल्य का कुटिल या कुटिलिता, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी जो है सुमेलित हैं। अब असुमेलित वाला हमारा कौन सा होना चाहिए, कोप का दिया गया है कोपित, जो कि गलत है। कोपित की जगह क्या होना चाहिए, कोप का विशेषण रूप कुपित होना चाहिए, तब ये बिल्कुल ठीक होता। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें विशेष विशेषण का है, चुंबक का विशेषण दिया गया है चुंबकीय, क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। चालाकी का विशेषण दिया गया है चालाक, अब चालाक शब्द का अगर आप प्रयोग करके देख ले, जैसे क्या, वह व्यक्ति चालाक है, तो आपको जो है सही उत्तर मिल जाएगा, यानी ये विशेषण ही है। चित्र का विशेषण चितेरा या चित्रित दिया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गलत क्या है, चाह का विशेषण चाहत दिया गया है, जो कि गलत है। चाह का विशेषण क्या होना चाहिए, चाह का विशेषण चहेता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विशेष विशेषण में ही हमको देखना है छिछोरापन, छिछोरापन का विशेषण, यानी जो ये कृत्य करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, उसको छिछोरा कहा जाएगा। इसी प्रकार से छिद्र का विशेषण क्या होगा, छिद्रित, जैसे कहेंगे चलनी कैसी है, चलनी छिद्रित है, तो इसमें कई सारे छिद्र हैं। इसके बाद जो है छूत का छुतहा या छुतहा, दोनों ही प्रकार से लिखा जाता है, ये इसके विशेषण शब्द हो गए। और छेद का यहाँ पर छेदी दिया है, जो कि गलत है। छेद का विशेषण शब्द क्या होना चाहिए, छेद का विशेषण शब्द छेदक होना चाहिए। अगला विशेष विशेषण युग्म देखते हैं जो असुमेलित हो। तो डोर से बना, डोरा से बना डोरी, ठीक है, विशेषण इसका जो है। ढंग का ढंगी, ये भी इसका विशेषण बिल्कुल ठीक है। ढाल का विशेषण ढालू हो गया।
और ढक्कन का ढक्कना लिखा है जो कि गलत है। ढक्कन का क्या होगा? ढक्कनदार, यानी ऐसा कोई भी पात्र या कोई भी वस्तु जिस पर ढक्कन लगी हुई हो या ढक्कन सहित हो, तो ये उसकी विशेषता हो गई, तो ये विशेषण शब्द उसका बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ गया जो विलोम से संबंधित है। अब इसमें विलोम के असुमेलित युग्म को हमको पहचानना है। तो पहला दिया गया है अग्रज। अग्रज का अगर सामान्य रूप से आप अर्थ जानते होंगे, तो अग्रज का मतलब जो आगे जन्म लेने वाला हो, यानी तो सामान्य शब्दों में इसको क्या कहेंगे? बड़ा भाई। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। तो इसका विलोम होना चाहिए अनुज, यानी कि बाद में जन्म लेने वाला। और यहाँ पर क्या दिया है? सूक्ष्म दिया है जो कि गलत है। तो अग्रज का विलोम क्या होना चाहिए? अनुज होना चाहिए। अग्राह्य का ग्राह्य, यानी अग्राह्य का मतलब जो ग्रहण किए जाने योग्य ना हो, और ग्राह्य का मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो। अग्रिम का अंतिम, ये तो सामान्य रूप से शब्द आप जानते होंगे। अचल का सचल, यानी अचल का मतलब जो चलता ना हो, सचल का मतलब जो चलता हो या चल। तो ये सभी जो है याद रखिएगा, महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। अगला विलोम युग्म देखना है असुमेलित वाला हमको। चलिए, असली का विलोम नकली, बिल्कुल ठीक है, पढ़ा ही होगा आपने। असीम मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो। ससीम यानी सीमा के साथ में, सा धन सीम यानी सीमा के सहित, तो ये बिल्कुल ठीक है। असूया का अनसूया हो जाएगा। असाध्य का यहाँ पर साध्य दिया है जो कि गलत है। असाध्य का क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। असाध्य का मतलब जैसे कहते हैं ना कि वह असाध्य रोग है, यानी जिसका साधन ना किया जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके। और साध्य का मतलब जिसका साधन किया जा सके। अगला विलोम युग्म देखते हैं असुमेलित वाला कौन सा होगा इनमें से। काज का विलोम दिया गया है अकाज। काबिल का विलोम दिया गया है नाकाबिल। काम या सकाम का विलोम दिया गया है निष्काम या अकाम, ये भी बिल्कुल ठीक है। काट्य का दिया है अनकाट्य, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था? काट्य का विलोम होना चाहिए था अकाट्य, यानी जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य। अगला देखते हैं विलोम युग्म जो सुमेलित ना हो। तो जागृति का सुसुप्ति दिया है, बिल्कुल ठीक है। जागृति का मतलब जागना, सुसुप्ति का मतलब सोए रहना या तंद्रा में रहना। जातीय का विलोम दिया है विजातीय। उसी प्रकार जाति का विजाति। अब जाड़ा का यहाँ गर्म दिया है, जबकि होना क्या चाहिए? जाड़ा का गर्मी होना चाहिए। तो सही क्या हो जाता है? जाड़ा का गर्मी। बाकी तो पहले से ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं विलोम युग्म जो सुमेलित ना हो, असुमेलित हो। तो पहला है जेय का पराजय दिया है, जबकि क्या होना चाहिए? जेय का अजेय होना चाहिए। जोड़ का घटाना, बिल्कुल ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। जोरदार का हल्का हो गया, ज्ञान का अज्ञान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश और एक शब्द युग्म पर आधारित है ये। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस पर हमको ध्यान देना है। तो पहला देख लेते हैं, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? अभिजात, गलत है। जो अभी अभी उपलब्ध उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? नवजात, जिसको हम न्यू बॉर्न कहते हैं। तो ये जो अभिजात शब्द है इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। अभिजात को जो है ज्यादा शुद्ध रूप में अभिजात्य लिखते हैं, यानी उच्च कुल में जन्म लेने वाला या कुलीन व्यक्ति को अभिजात कहते हैं। ठीक है, बाकी तो हमको अपना उत्तर तो पता ही चल गया, लेकिन बाकी को भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। जो अश्व का आरोही हो वो उसका क्या कहलाता है? अश्वारोही, बिल्कुल सीधा साधा है। जो असत्य ना बोले, सत्य का भाषण करे, उसको हम सत्यवादी कहेंगे। जो आंखों के आगे हो, प्रतिधन अच्छ, तो प्रत्यक्ष बनता है, यानी हमारी आंखों के सामने हो, जो हमको दृष्टिगोचर हो, प्रत्यक्ष। अगला देखते हैं वाक्यांश कौन सा जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो, यानी जिसके विरुद्ध मुकदमा लड़ा जा रहा हो या जो उसमें अपने आप को डिफेंड कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो, तो ऐसे को म्लान कहते हैं, और मुरझाए या उदास को जो है म्लान कहेंगे। नेक्स्ट है, जो मुश्किल से प्राप्त होता हो या जो है बहुत दुश्वारियों से प्राप्त होता हो उसको दुष्प्राप्य कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही तो हमारे सुमेलित हैं, हमको उत्तर अपना मिल ही गया है।
क्या गलती है इसमें? जो मृत्यु के समीप हो, इसके लिए दिया गया है मृत्युश्रेयी, जो कि गलत है। जो मृत्यु के समीप हो उसको हम मरणासन्न कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी वाक्यांश का ही है। जो मेघ के समान गरजता हो उसको हम मेघनाद कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेघ का नाद, इसी को जो है मेघ की गर्जना, तो ये बिल्कुल ठीक दिया है। जो रोग से मुक्त हो गया हो उसके लिए दिया गया है निरोग, बिल्कुल ठीक है। जो रुका हुआ ना हो उसको कहते हैं अनिरुद्ध। निरुद्ध का मतलब जो है रुकावट या स्थिर हो जाना, और जो रुका हुआ ना हो उसको अनिरुद्ध कहते हैं। फिर अगला दिया गया है जो युद्ध में स्थिर हो उसको युद्ध स्थिर लिखा है, जो कि गलत है। इसके लिए क्या होना चाहिए? जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। तो इस प्रकार जो है युधिष्ठिर हमारा इसका सही विकल्प होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश ही पहचानना है इसमें। तीन वेदों को जानने वाला, इसके लिए क्या शब्द होता है? त्रिवेदी। बिल्कुल ठीक है, आसान भी है, सीधा सीधा शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तीनों गुणों, तीन गुण कौन से होते हैं? त्रिगुण कहलाते हैं, जिसमें सत्व गुण, रज गुण और तम गुण शामिल होते हैं। तीन प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इसको हम त्रिदोष कहते हैं, तो ये भी ठीक है। अब तीनों प्रकार का ताप या कष्ट, ये क्या कहलाता है? त्रिभाग। गलत है, इसको क्या कहते हैं? हम इसको त्रिताप कहते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन से बताए गए हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों बताए गए हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं कौन सा वाक्यांश इसमें सुमेलित नहीं है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला उसको हम क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। मित का मतलब कम या अल्प, आहारी, तो ये बन गया मिताहारी। बिल्कुल ठीक है। शब्द को ही तोड़ के अगर आप जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। फिर घिचपिच के लिए दिया गया है थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव। तो इस साधारण रूप से हम लोग यूज भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर घिचपिच है, तो इसका मतलब है कि कम जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ों का जमाव होना घिचपिच कहलाता है। ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास जो है, किसी को दंड दिया गया कि तुमको दास बनाया जाता है तो वो दंड प्रणीत कहलाता है। फिर 10 साल की कुमारी को कुंवारी नहीं कहते, क्या कहते हैं? कन्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये अशुद्ध शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड है। इसमें हमको अशुद्ध युग्म कौन सा है ये बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योग्यताएं बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। अगर कोई डाउट हुआ करे तो लिख के जरूर प्रैक्टिस करिए। सेना का शुद्ध रूप सेना दिया गया है, योगी का योगी दिया गया है, अभिषेक का अभिषेक दिया गया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? अभिषेक की जगह अभिषेक, ये होना चाहिए, तब ये बिल्कुल ठीक होता। नेक्स्ट देखते हैं अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म जो है, तो अंजलि, ये तो गलत है ही है। और यहाँ पर क्या दिया है? अंजलि इस प्रकार से दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? अंजलि होना चाहिए, तब ये ठीक होता। बाकी शुद्ध वर्तनी को देख लेते हैं ध्यान से। अंततः इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर ध्यान बहुत बार पूछा गया इस तरह से, और अंत्याक्षरी भी खूब पूछा जाता है, तो ये इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। तो सारी वर्तनी को लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अगला देखते हैं अशुद्ध शुद्ध युग्म में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है या असुमेलित है। उद्घाटन यहाँ पर दिया गया है, और इसका सही रूप दिया गया है उद्वाघटन, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? उद्घाटन, इस प्रकार से जो है ठीक लिखा जाएगा। फिर उन्नतशील की जगह उन्नतिशील ठीक होता है। उन्नति में ताक में बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा होती है। और उन्मिलित की जगह उन्मीलित, माँ पर बड़ी की मात्रा होगी, तब ये ठीक होगा। अगला प्रश्न। अब यहाँ पर वाक्य के रूप में आपको अशुद्धि पहचाननी है कि कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। तो दिया गया है पेड़ काटे गए, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। बच्चों एक कहानी सुनो, ये भी बिल्कुल ठीक है। हे कवियों अब नई कविता करो, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारे दादे का क्या नाम है, ये गलत है। क्या होना चाहिए? तुम्हारे दादा का क्या नाम है, ये होता, तो ये बिल्कुल ठीक होता। अगला प्रश्न, इसमें भी हमको अशुद्ध को ही पहचानना है।
हवन सामग्री जल गई। ठीक है, इसमें कोई गलती विशेष नहीं है। हाँ, वहाँ अनेक लोग गए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। उससे कह दो कि भाग जाए, ये भी बिल्कुल ठीक है। गलती किसमें होगी? सी में होगी। कैसे होगी? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होना चाहिए। तो सौभाग्यवती शब्द हमेशा विवाह के बाद स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। विवाह के पूर्व क्या कहा जाता है? या तो आयुष्मती कहा जाता है या सौभाग्यकांक्षिणी कहा जाता है। तो ये जो है इस प्रकार सही होता। तो आपकी आयुष्मती या सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का विवाह होने जा रहा है। दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये अविवाहित कन्या के लिए या स्त्री के लिए प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, पर्यायवाची से रिलेटेड है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान से देखिए, तम बिल्कुल ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा उपनिषद का मंत्र, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो तम का मतलब क्या है? अंधकार। तमसो माँ ज्योतिर्गमया का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। फिर अंध तो अंधकार का होता ही पर्यायवाची, इसके बाद तिमिर का भी होता है, तिमिर भी अंधकार का पर्यायवाची है। डी ऑप्शन जो दिया है काल, काल जो है विशेषकर समय का पर्यायवाची शब्द होता है, न कि अंधकार का। तो अंधकार के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तम, अंध, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र, तमिस्त्रा, तमी, तमस, उदासी, कुदृश्य, छाया, तमस और रात, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले अरण्य का आपको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए, जो हिंदी में होता है जंगल कहलाता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ। तो एक तो आपको यही मिल गया। फिर अरण्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? वन। जंगल और वन समानार्थी है, तो आपको पता ही होगा। अटवी भी अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। वाटिका, वाटिका जो है बगीचा के लिए प्रयोग होता है। तो अरण्य का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरण्य के विभिन्न पर्यायवाची शब्द एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जंगल, अटवी, वन, कांतार, दावा, गहन, विहड़, विटप, विपिन, कानन, वन। जैसे आपने कानन तो सुना ही होगा, नंदन कानन वन, ये सब जो है हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो जब पढ़िए तो थोड़ा सा जागरूकता के साथ हिंदी के शब्दों पर ध्यान भी दीजिए। निम्नलिखित में से इनाम का पर्यायवाची नहीं है। तो इनाम का सीधा सा अर्थ आप जानते हैं, पुरस्कार। पुरस्कार का एक और शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा, पारितोषिक, जो संस्कृत भाषा में होता है। और इनाम में ही दान आ जाएगा, दान नहीं आएगा, उपहार आ जाएगा। और दान क्या है? दान का मतलब जो है इनाम से नहीं होता, इनाम अलग है, दान अलग है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दान हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनाम के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, कुछ को देख लेते हैं। उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, बख्शीश भी कहते हैं, बख्शीश देना, विजयोपहार, नेग और प्रतिदान, ये सभी उपहार इनाम के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। उदर, उदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उदर का सीधे से मतलब आप जो लगाते हैं वो पेट है। तो एक तो आपको पर्यायवाची मिल गया, उदर का पेट हो गया। दूसरा हो गया कुच्छ होता है। तीसरा हो गया जठर, जैसे कहते हैं ना जठराग्नि, यानी हमारे आमाशय की जो अग्नि होती है, जठर की जो अग्नि होती है। अग्नाशय, ये क्या होता है? ये उदर नहीं होता है। अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं, जहां से इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो उदर के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पेट, कुच्छ, जठर, आमाशय, कोक और गर्भ, ये सभी उदर के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋषभ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऋषभ का पर्यायवाची, ऋषभ जानते हैं, अगर बहुत सामान्य अर्थों में आप जानते होंगे तो बैल इसका समानार्थी शब्द होता है। बैल का वृषभ भी हो जाएगा और वृष भी हो जाएगा। गो जो है गाय माता का होता है, गाय का होता है। तो ऋषभ का पर्यायवाची गो नहीं है, तो हमारा उत्तर मिल गया। अब ऋषभ के फिर से और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। वृष, वृषभ, बैल, पुंगव, बलिवर्द, गोनाथ, ये सभी क्या हैं? ये सभी ऋषभ के या बैल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है।
इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चन और फैक्ट अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।